हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी, आप सबका ब्रो यानी कि प्रिया फ्रॉम प्रीमी कैन। एक्चुअली आई एम योर सिस्टर गाइस, नॉट योर ब्रो। बट आप सभी लोग मुझसे ब्रो बनकर बात करते थे, वो भी अच्छा लगता था। जैसा कि होता है ना, एक लड़कों के ग्रुप में एक लड़की होती है, लड़के उसे भी एक लड़के की तरह ही ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि तू तो अपना भाई है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, सभी लोग मुझसे अच्छी तरह से बात करते थे। सो गाइस, चलो ये सारी बातें बाद में करते हैं चैप्टर की शुरुआत। सो गाइस, चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डून अपने डैड के साथ खड़ा है। वहां पर एक आदमी कह रहा है कि मैं जानता हूं कि आपके बेटे ने जो भी कुछ किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन फिर भी हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके लॉग्स में लिखा जाएगा और आगे चलकर इसे साइंस स्ट्रीम से एडमिशन लेने में भी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि डून के डैड ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। डून देख रहा है अपने डैड की तरफ और वो जानता है कि उसके डैड कितने ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को ही गिल्टी मानता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही ये किया है, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अपने डैड को परेशान कर दिया। डैड कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि वो ताइहून सियोंग वो बहुत ही बेकार लड़का है और उसकी ही संगत में तुम बिगड़ चुके हो। सुन लो मेरी बात ध्यान से डू उन, आज के बाद तुम ताइक्वांडो क्लास में नहीं जाओगे, उसके साथ भी नहीं रहोगे, समझे? तुमसे जो भी कुछ कहा गया है बस वही करोगे तुम। तब डू उन सोचता है कि अगर मैं पहले से ही वही सब करता जो मुझसे कहा जाता है तो ये सब होता ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं गाइस, डून के डैड उसके कान से जोर से खींचकर इयररिंग निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके कान में खून भी आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम ताइहून सियोंग के साथ नहीं घूमोगे। उसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का ये सीन जहाँ पर डून कहता है कि क्या ताइहून आज भी स्कूल नहीं आया? उस दिन से वो बार बार मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि मैंने उसके सामने वो ट्रिपल किक परफॉर्म की थी, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो ट्रिपल किक परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी, चाहे मैं कितना भी अच्छा उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। ताइहून को मैंने गुस्सा कर दिया, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। ताइहून प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। आई एम सॉरी ताइहून, आई एम सॉरी ताइहून। यही सब कहते हुए डून जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। तब डून पीछे मुड़ता है और अचानक से हम देखते हैं ताइहून का ये सीन, जहाँ पर होता यह है कि ताइहून भी डून के बारे में ही सोच रहा होता है कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं उसे इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। वैसे भी वो किक मुझे करनी थी, मुझे उसे परफॉर्म करना था जिसे मैं नहीं कर पाया। हाँ, उसी की गलती है, उसी की गलती है। वैसे भी वो अगर उसे सब कुछ आता ही था, वो प्रोडिजी था, तो फिर भी उसने मेरे सामने लूजर प्रिटेंड क्यों किया? उसी की सारी गलती है, उसे ही मुझसे सामने से बात करनी होगी, मैं नहीं करूंगा। आगे ताइहून ये भी सोच रहा था कि पता नहीं डून के साथ क्या होगा। जैसे कि उसकी डैड की बात करे, वो तो एक काइंड हार्टेड मैन तो बिल्कुल भी नहीं लगते, जैसा कि मेरे डैड ने बताया था। और उस डून को बहुत ही बुरी तरह से रखते हैं, सारा दिन वो पढ़ाई करता रहता है, उसका कोई खुद का ड्रीम तक नहीं है, वो किस तरह की हेलिश लाइफ जी रहा है मैं जानता हूँ, तो क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ? फिर आगे ताइहून कहता है कि ठीक है, मैं ही जाऊंगा उससे मिलने के लिए, वैसे भी उसका ध्यान कौन रखेगा, उसकी हेलिस लाइफ से उसे कौन बाहर निकालेगा। इसी बीच में कोई पीछे आकर खड़ा हो जाता है जो ताइहून को बुलाता है। तब ताइहून कहता है कि डून, तब वो पीछे वाला लड़का कहता है कि मैं डून नहीं हूँ। ताइहून उसे गुस्से में थप्पड़ मारता है। तब वो बताता है कि डू उनको किडनैप कर लिया है चैंग जियोंग ने, जल्दी से उसे बचा लो। तब ताइहून उस दूसरे लड़के का कॉलर पकड़कर जाने तो लगता है और सोच भी रहा था कि मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन अचानक से वो सोचता है कि अरे मैं क्यों जाऊं, वैसे भी वो जब 1080 डिग्री की किक परफॉर्म कर सकता है तो खुद को बचा नहीं सकता क्या? मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मुझे ना बुलाए, देखो तो सही उसे क्या क्या आता है। ताइहून होता है वो डून की मदद करने के लिए नहीं चाहता, बल्कि एक्रेड गेम खेलने लगता है और इंतजार करता है कि कब डून उसे फोन करेगा, सामने से बोलेगा कि आकर मुझे बचा ले। लेकिन हम देखते हैं सचमुच डून का फोन आ तो जाता है, तो क्या सचमुच डून ने ही ये किया था? ताइहून तो खुश हो रहा है कि आखिरकार मेरी मदद की जरूरत तुझे पड़ी गई। जैसे ही ताइहून फोन उठाता है वो खुद भी शौक में रह जाता है। ताइहून कहता है कि हे क्या बात है, मैं बिजी हूँ। वो फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है, तभी सामने से चैंग जियोंग की आवाज आती है, जिसे देखकर यानी कि सुनकर ताइहून कहता है कि हे, तेरे पास उसका फोन कैसे आया, बता मुझे। आगे ताइहून दोबारा से पूछता है कि बता मुझे, तेरे पास कैसे आया डून का फोन? लेकिन होता यह है कि ताइहून मन में सोच भी रहा होता है कि डून ठीक तो है, कम से कम मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए,
आज मैं उसे बचा लूंगा और सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मैं उसे सही से बचा पाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। और ताइहून जाने लगता है डून को बचाने के लिए। इसी बीच में चैंग जियोंग उड़ाने लगता है डून का मजाक और कहता है कि तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तुझे बचाने के लिए, तैयार हो जा। लेकिन क्यों ना हम सबसे पहले प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। और वो डू उनको मिलकर सारे मारने लगते हैं, एक के बाद एक डू उन पर वार करते हैं। लेकिन डू एक भी चीज का जवाब नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही है। अगर सचमुच उसने दोबारा से फाइटिंग की और ताइहून यहाँ पर आया, उसने ये सब देख लिया, तो उस दिन की तरह ही वो गुस्सा हो जाएगा जब ताइहून के सामने उसने अचानक से ट्रिपल किक को परफॉर्म किया था। ताइहून उसी दिन से तो डून से बात नहीं कर रहा था। बेचारा डून ताइहून की दोस्ती के लिए बस इतनी सी बात के लिए पिट रहा था बहुत ही बुरी तरह से। डून बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका होता है लेकिन वो एक भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि उसे पता है कि ताइहून फिर से आएगा, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं मैं उसकी फीलिंग को हर्ट न कर दूं। मुझे अच्छा बनना है, सबके लिए अच्छा बनना है। बेचारा डून इसी चक्कर में पिट रहा होता है और उधर ताइहून भागकर आ रहा होता है डू को बचाने के लिए और रास्ते में सोच भी रहा होता है कि अब तुझे दिखाऊंगा असली प्रोडिजी है कौन। तो उस दिन बहुत ज्यादा बन रहा था मेरे सामने। सबसे बड़ी घटिया हरकत वो लोग तब करते हैं जब वो डू उनको बहुत ही जोर से बेसबॉल बैट से मारता है। चैंग जियोंग डून के सर पर जोर से मारता है जिसकी वजह से डून वहीं पर बेहोशा हो जाता है। वो आंखें बंद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ताइहून आने ही वाला है, लगता है मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, क्यों ना मैं आराम कर लूँ। और हम देखते हैं कि डून को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ और वो आंखें बंद करके लेट जाता है। एक्चुअली होता यह है कि डून वहीं पर खत्म हो जाता है। चैंग जियोंग उसे बार बार पीट कर उसे उठाने की कोशिश करता है। वो उसके सर पर हाथ लगाता है तो बहुत सारा खून उसके हाथ पर भी लग जाता है और उसने मार दिया है डू उनको। ये सब देखकर सभी लोग वहां से घबराकर भाग जाते हैं। ताइहून जिसे कुछ भी पता नहीं है वो तो इसी खुशी में है कि आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए, दिखाऊंगा कि असली पावरफुल है कौन, तुझे अपने सामने झुका कर ही रहूंगा मैं। और जैसे ही वहां पर आ जाता है तो एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो चुका है। बारिश आ रही है, तूफान हो रहा है और बीच में आ जाता है ताइहून जो देखता है डून को इस हालत में। वो उसे खून में लथपथ अपने सामने पड़े हुए देखकर एकदम शॉक में रह जाता है कि उसे बिल्कुल अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ताइहून इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो डून को अपनी पीठ पर उठाकर भागता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन डून पहले ही दम तोड़ चुका था। ताइहून ये बात नहीं जानता था, वो अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता है। डून फाइनली मर जाता है और ताइहून बहुत ही ज्यादा दुख में होता है और अब डून के डैड को रोते हुए भी दिखाया जाता है। अब वो क्या करेंगे, तब तो अपने बेटे पर प्रेशर बना रहे थे। गाइस ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, अपने बच्चों पर इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। ताइहून को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। उसका तो प्लान सिंपल था, वो जाएगा, शो ऑफ करेगा, डून को बचा लेगा, बस यही सब। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी उसके सामने हो जाएगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। डून मर गया था और उसका जिम्मेदार ताइहून खुद को मानने लगा था। आखिरकार वो उसे अवॉइड जो कर रहा था। घटिया बात तो ये है कि डून को मारने वाले सारे माइनर्स हैं जिन पर कोई भी केस भी नहीं होता। वो आसानी से एक अपोलॉजी लेटर लिखकर छूट जाते हैं जुलियन प्रिजन से भी और इंस्टाग्राम पे एक घटिया पोस्ट भी डालते हैं। तब ताइहून सोचता है कि मुझे एक भी चांस नहीं मिला अपने दोस्त को बचाने का, उससे माफी मांगने का, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर चैंग जियोंग और उसके साथ ही बैठकर इस बात की खुशी मना रहे थे कि वो कितना बड़ा गधा था। खुद को कह रहा था कि टाइकोंडा आता है और ऐसे ही मर गया, मुझ पर एक वार तक नहीं कर पाया। तुमने देखा था गाइस उसके सर पर वो क्रैक। अगली बार इससे भी बढ़िया कोशिश करूंगा मैं, इस बार तो सही से हो नहीं पाया मुझसे। इस चैंग जियोंग को अपने करने पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल खुश हो रहा था। कारनामों का हिसाब तो चुकाना ही होगा। इसी बीच में हम देखते हैं आ जाता है ताइहून सियोंग जो इनकी सारी बाइक्स को एक ही बार में कुचल देता है अपनी गाड़ी से और अपने हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर तैयार होता है इन्हें मारने के लिए और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कैसे की। मैं चाहता हूं कि तुम सब हर कोई 10-10 पेज लिखे अपोलॉजी लेटर के जो टोटल 50 होने चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो अभी इसी वक्त मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ताइहून को सारे लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि
देखो इस कमबैक को हमें मारने के लिए आ गया है। उस दिन तो ये बच गया था लेकिन आज इसे नहीं छोड़ेंगे हम। लगता है बेचारा परेशान हो रहा है, हमसे बदला लेने के लिए आया है। हमने इसके डून को जो मार दिया, क्या कर लेगा तू? ये सोचकर वो सारे खुशी मना रहे थे। ताइहुन बहुत ही गुस्से में था। उनका नाम सुनते ही ताइहुन बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाता है। उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगती है कि किस तरह से वो एक्रेड गेम खेलने गया था डू के साथ, और वही बात जब उसने 500 वोन मांगे थे डू से, और शायद इसी वजह से वो सबको सबसे पहले 500 वोन मांगकर ऐसे धमकाता है, क्योंकि वो डू उनको ही याद कर रहा होता है उस वक्त। चैंग जियोंग और उसके साथियों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ताइहुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कहता है कि तुम्हारे पास 500 वोन है क्या? तभी हम देखते हैं कि चैप्टर हो जाता है एंड। और आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को कर दें प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।